हेलो एवरीवन। सीए फाउंडेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सेकंड चैप्टर के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात किया था। आज हम लोग जिस टॉपिक से शुरू करेंगे वो हमारा होगा इंडिफरेंस कर्व मैप। अभी इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है? इंडिफरेंस कर्व प्रीवियस क्लास में आपने जाना था कि दैट इंडिफरेंस कर्व कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसमें कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन हासिल हो। ऐसा सारा कॉम्बिनेशन को जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो तो इंडिफरेंस कर्व मिलता है आपको। यानी एक कर्व जो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिला हो जिन सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व मैप क्या है? तो यहाँ पे समझिए, देखो, किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो यूटिलिटी फंक्शन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इंडिफरेंस मैप से। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यू रिप्रेजेंट इट थ्रू इंडिफरेंस मैप, राइट? द पॉइंट इज कि अगर हम बहुत सारे इंडिफरेंस इंडिफरेंस मैप एक्चुअली में होगा क्या, आप पढ़े होगे क्लास 12th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये टॉपिक ऑलरेडी आप कवर अप कर चुके हो, जहाँ पे ऑलरेडी आपने डिस्कस उस समय बताया गया होगा कि भाई इंडिफरेंस कर्व का, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को जब आप एक साथ प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट इंडिफरेंस मैप। तो बेसिकली इंडिफरेंस मैप क्या है? तो इंडिफरेंस मैप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ अ कंज्यूमर, राइट? अब आप इसको समझिए। कहा जाए तो इन सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप। एक लाइन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, ए सेट ऑफ A set of indifference curves is called an indifference curve map। मतलब सेट बोल दिया ना, दैट मीन्स कि एक से ज्यादा। तो सेट किसका? इंडिफरेंस कर्व का। मतलब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को आप एक साथ किस नाम से बुलाओगे? इंडिफरेंस कर्व मैप कहोगे आप उसको। ठीक है। और आपको पता ही है, हर एक इंडिफरेंस कर्व जो है, कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो प्लॉट होता है उसके किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। यानी एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए, सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर को सेम मिलता है। तो ऐसे कई सारे इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस मैप। अब इसके बारे में हम लोग कुछ खास पॉइंट्स आगे जाके हम लोग समझेंगे इंडिफरेंस मैप के बारे में। एक्चुअली में इंडिफरेंस मैप जो है ना, वो कंज्यूमर का फुल टेस्ट और प्रेफरेंस को शो करता है। कंप्लीट पिक्चर ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो हमको कहाँ से मिलता है? वो हमको मिलता है इंडिफरेंस कर्व मैप से। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व लिया गया है, IC1, IC2 एंड IC3। IC1 के हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, IC2 के हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, IC3 के हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। लेकिन अगर इन तीनों में आपस में आप कंपैरिजन करोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा किस में होगा? तो जो कर्व सबसे ऊपर की तरफ, सबसे हाइयर साइड में जो कर्व होगा ना, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। यानी कि IC3 का सेटिस्फैक्शन लेवल, कर्व नंबर IC3 पे सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद IC2 पे होगा, फिर IC1 पे होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि दोनों गुड्स का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी वो हासिल करे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों गुड्स का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हासिल करे और सेटिस्फैक्शन लेवल भी सेम मेंटेन कर पाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कंज्यूमर फिर करता क्या है? एक का कॉम्बिनेशन कम से कम ज्यादा चाहेगा और दूसरे का कम, राइट? क्या है, बहरहाल मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल से भी जाने के बजाय हम इस पे फोकस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के राइट साइड या अपर साइड वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल, कैसे प्रोवाइड करता है। देखिए, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करो, आप एक प्लॉट ड्रॉ करो। किसी भी एक पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, इस तरीके से। इस तरीके से एक लाइन, लेट्स से कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। लेट्स टेक ए पॉइंट राइट नाउ हियर। अब इसको प्लॉट कर दीजिए। कर दिया हमने। आप देखेंगे कि वाई, मान लीजिए ये क्वांटिटी है वाई का 5 यूनिट, एक्स, एक्स,
एक्स, 3 4 5। अब आप खुद समझ में आ गया होगा कि तीन इंडिफरेंस करके एक एक पॉइंट को हमने लिया, और उन तीनों पॉइंट में हमने एक चीजें कॉमन लिया, और वो क्या, क्वांटिटी ऑफ वाई। वाई की क्वांटिटी को हमने कॉमन रखा है। कितना यूनिट पे रखा है वाई का क्वांटिटी? आप देख पा रहे होगे कि वाई की क्वांटिटी को हमने रखा है 5 यूनिट पे, है ना। लेकिन क्या एक्स का भी क्वांटिटी सेम है क्या? नहीं। आप देख पा रहे होगे कि आईसी वन पे एक्स का क्वांटिटी 3 यूनिट, आईसी 2 पे एक्स का क्वांटिटी 4 यूनिट, जबकि आईसी 3 पे एक्स का क्वांटिटी 5 यूनिट। अब आप खुद ही बताओ कि आप पांच, एक गुड्स का 5 और एक गुड्स का 3 यूनिट लेना पसंद करोगे, या 5 यूनिट 4 यूनिट लेना पसंद करोगे, या 5 5 यूनिट लेना पसंद करोगे? अब तुम्हें सर कोई कहेगा सर हमको तो वही पसंद होगा जिसमें दोनों 5 5 हो, राइट। तो आ गया ना बात। इसका मतलब ये है कि वो बंडल जिसमें कम से कम एक गुड्स ज्यादा मिलेगा ना, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सीधी सी बात है, 5 आइसक्रीम 5 चॉकलेट ऑफर हुआ तुम्हें, 5 आइसक्रीम 4 चॉकलेट ऑफर हुआ तुम्हें, 5 आइसक्रीम 3 चॉकलेट ऑफर हुआ, कौन लेना पसंद करोगे? तुम्हारे पास छोड़ दिया गया तो तुम बोलोगे 5 आइसक्रीम 5 चॉकलेट दे दो, है ना। वाई? बिकॉज यू वांट मोर ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स का ज्यादा क्वांटिटी जिसमें मिल रहा, या कम से कम एक का सेम क्वांटिटी एक का ज्यादा, तो एक का ज्यादा मिल रहा ना आईसी 3 पे। आई होप की पॉइंट समझ आया हो। अब आगे चलेंगे, हमारा अगला टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, तो आप देख लीजिए कि इनडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है ना। तो अगर इनडिफरेंस कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप शिफ्ट करने जाओगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है ना, एक गुड्स का क्वांटिटी तुम्हारा कमेगा और दूसरे गुड्स का क्वांटिटी बढ़ेगा, है ना। तभी तो सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा ना। इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल होता है सेम। तो अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप शिफ्ट करोगे तो एक गुड्स का क्वांटिटी कम हो जाएगा, दूसरे गुड्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जिस रेट जिस रेट से ये चेंज होगा ना, उस रेट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट, ये वो रेट है जिस रेट से कंज्यूमर, it is the rate at which consumer is prepared to exchange goods X and Y, holding the level of satisfaction constant। मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन रखते हुए कंज्यूमर जिस रेट से गुड्स एक्स के बदले गुड्स वाई को एक्सचेंज कर रहा है ना, उस रेट को हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्लियर है? यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आप एक इनडिफरेंस करके किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। The MRS at any point on the indifference curve is equal to the absolute value of the slope of the curve to the point। अब एक चीज ये भी याद रखेगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी MRS जो है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो एक्चुअली में स्लोप है किसका? इंडिफरेंस कर्व का। MRS क्या है? MRS 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 एक्चुअली में स्लोप है। किसका स्लोप है? इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पे ये आगे चलते हैं। When measured at a point, MRXY tells us the maximum rate at which a consumer would willingly trade for Y for an infinitesimal bit more of goods X। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाल रहे हो तो ये वो मैक्सिमम रेट दे रहा है जिस रेट से आपको Y का यूनिट गिव अप करना पड़ेगा X के एक एक बिट को बढ़ाने के लिए, एक यूनिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से उस टेबल पे, टेबल नंबर 8 पे जो हम लोगों ने देखा था। दिस इज योर टेबल नंबर 8, है ना। दिस इज योर टेबल नंबर 8। अब क्या देख पा रहे हो टेबल नंबर 8 में? कॉम्बिनेशन ए में 1 यूनिट फूड का है, 12 यूनिट क्लोथिंग का है। कॉम्बिनेशन बी पे 2 यूनिट फूड का है, 6 यूनिट क्लोथिंग का है। कॉम्बिनेशन सी पे 3 यूनिट फूड का है, 4 यूनिट क्लोथिंग का है। और कॉम्बिनेशन डी पे 4 यूनिट फूड का है, 3 यूनिट क्लोथिंग का है। दिस इज द सिनेरियो, राइट। नाउ एमआरएस निकालते हैं। तो एमआरएस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ए से बी पे आप जा रहे हो, देखो एमआरएस निकालना सीख लो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। ए से बी पे अगर आप मूव करोगे तो वाई में कितना चेंज आया? वाई 12 से 6 हो गया, 6 यूनिट चेंज करा। और एक्स में 1 से 2 यानी 2 यूनिट का चेंज आया, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या आया? 3 आया। और साइन हमेशा माइनस का लगा रहेगा। क्यों माइनस का लगा रहेगा? क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट्स कर रहा है डायरेक्शन, दोनों के बीच रिलेशन, एक बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका निकल गया 3। एमआरएस का वैल्यू क्या आया? एमआरएस का वैल्यू क्या आया? सॉरी, 6 से
6/1 ना होगा, मिस्टेक। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ए से बी पे जाने में वाई का 6 यूनिट लॉस हुआ और एक्स का 1 यूनिट बढ़ा, तो 6/1 यानी एमआरएस का वैल्यू कितना हो गया 6। बी से सी पे जाने में एमआरएस का वैल्यू कितना हो गया, तो देखो 6 से 4 हो गया, यानी कि 2 का चेंज हुआ, 2 यूनिट। और यहाँ 2 से 3 यानी 1 यूनिट का चेंज हुआ, यानी एमआरएस यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरीके से सी से डी पे जाने में कितना हो गया, तो 4 से 3 यानी चेंज इन वाई कितना हुआ, 1 यूनिट। चेंज इन एक्स कितना हुआ, 1 यूनिट, यानी कितना है वैल्यू 1। तो एमआरएस इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। रिजल्ट क्लियर। और आपसे पूछा जाए बताओ ए से डी पॉइंट पे जाने में एमआरएस का वैल्यू बताओ, तो एमआरएस 12 से 3 पे पहुंचे यानी 9 यूनिट का चेंज हुआ, और 1 से 4 यूनिट 3 यूनिट का चेंज हुआ, तो एमआरएस का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट करते हैं। आई होप की पॉइंट समझ में आ गया हो, इस पूरे टेबल को आपने समझ लिया। क्लियर है। और ये बात तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके कि जो राइट साइड वाला इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है। ठीक है। अब इसी चीज को इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन करा गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। आपने एक नोटिस किया होगा कि मार्जिनल एमआरएस जो है, एमआरएस वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, 6 से 4 हुआ, 4 से 1 हुआ, यही हुआ था ना प्रीवियस टेबल में, देख लीजिए आप जाके वापस से। 6 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, यानी एमआरएस डिक्लाइन करता है। एमआरएस क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। अच्छा, एमआरएस डिक्रीजिंग वो रीजन है कि कॉन्वेक्स शेप का होगा। कौन, कॉन्वेक्स शेप का होगा। कौन, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम क्या करेंगे ना, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट वाइज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि एमआरएस डिक्लाइन करता है, वाई एमआरएस डिक्रीजेस, यानी एमआरएस डिक्रीज ही क्यों करता है। तो उसका रीजन ये है कि द वांट फॉर ए पर्टिकुलर गुड इज सैटिएबल सो दैट व्हेन अ कंज्यूमर हैज मोर ऑफ इट हिज इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर इट डिक्रीजेस। मान लो तुमने वाई को कम करके एक्स का क्वांटिटी तुम बढ़ा रहे हो, तो एक्स का क्वांटिटी तुम्हारे पास जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो तुम एक्स का जो एक्स से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। योर इंटेंसिटी ऑफ गोइंग फॉर एक्स विल डिक्रीज, राइट। दैट इज वाई, यही वो रीजन है, क्योंकि हर एक गुड्स जो है ना वो वांट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर एक कंज्यूमर जो है किसी एक गुड्स का उसका ज्यादा क्वांटिटी उसके पास मिल गया, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल उसका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही कंज्यूमर जो है वो खाना खाता चला जाता है तो उसका डिजायर फॉर हैविंग एडिशनल फूड डिक्रीजेस, और एक टाइम आता है कि वो फुल पेट कंप्लीट, मतलब कह सकते हो कि आप पेट भर के खा लेते हैं। सो ही इज फुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। ज्यादातर गुड्स जो है ना, ज्यादातर गुड्स एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता ना तो एमआरएस कांस्टेंट होता। एमआरएस क्या होता, कांस्टेंट होता। तो एमआरएस का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये बता रहा है कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी परफेक्ट है दोनों का, यानी दोनों गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है तो जाहिर सी बात है चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। एमआरएस डिक्रीज करता है। क्लियर है। बाकी ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है, किस तरीके से आप निकालोगे मार्जिनल यूटिलिटी, किस तरीके से निकालोगे आप, है ना। MUX/MU/Y, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, और एक फॉर्मूला जो हमने आपको बताया शुरुआत में, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एक वो फॉर्मूला यूज होगा, और एक यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कुछ फॉर्मूला और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए, अगर टोटल यूटिलिटी निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू हायर फूड कंजम्पशन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्लोथिंग कंजम्पशन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन फूड कंजम्पशन। कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जांपल क्लोथिंग और फूड का लिया है, क्लोथिंग और फूड का लिया है। तो अगर तुमको क्लोथिंग और फूड का निकालना है और उसका टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया वो निकालना है, तो किसी भी गुड्स के टोटल यूटिलिटी में चेंज निकालने के लिए उसका मार्जिनल यूटिलिटी लीजिए, उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर क्लोथ का निकालना है तो क्लोथ का मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया और क्लोथ के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से फूड का अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो फूड का मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया फूड के क्वांटिटी से। क्लियर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो।
और आपको पता है कि दोनों में तो सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर होगा, यानी एम यू सी इंटू क्यू सी प्लस इज इक्वल टू MUF बाई QF होगा। अब इसको MUF इंटू QF होगा। अब जैसे ही आपने इसको इस तरीके से लिखा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, QC और डिवाइडेड बाई QF इज इक्वल टू MUF बाई MUC विद नेगेटिव साइन। क्लियर है? नेगेटिव साइन जाहिर सी बात है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x अपॉन वाई आ गया कि मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वांटिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में तुम कैसे निकालोगे? क्वांटिटी में, क्वांटिटी में कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे क्लोथ वाई पे है ना, तो हम क्लोथ को वाई से रिप्लेस कर देना, चेंज इन वाई। और फूड को एक्स से इंडिकेट करें, चेंज इन एक्स। तो अगर क्वांटिटी में निकालोगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो आ जाएगा वो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जहाँ पे चेंज इन वाई क्या है? वाई में चेंज, वाई की क्वांटिटी में चेंज, और चेंज इन एक्स क्या है? एक्स की क्वांटिटी में चेंज। और अगर तुम मार्जिनल यूटिलिटी वाले फॉर्मूला से जाओगे तो वहां पे MRS XY जो है वो बराबर होगा MUX बाई MUY के। ये दो फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्वांटिटी से आप निकाल सकते हो और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी राइट साइड इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ जाओगे इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ जाएगा। यानी अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओ, एक का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, और ये इस वजह से होता है क्योंकि भाई इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन करना है ना। क्या करना है? सेटिस्फैक्शन लेवल इंडिफरेंस कर्व पे मेंटेन होना है। तो इंडिफरेंस कर्व का पहला प्रॉपर्टी कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है राइट साइड की तरफ। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ओरिजिन का होता है। किस ओरिजिन का होता है? कॉन्वेक्स ओरिजिन का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। किस वजह से है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। यानी यही जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, ये कॉन्वेक्स शेप बनाता है। किसका? इंडिफरेंस कर्व का। कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब दोनों गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है? और अगर इंक्रीजिंग है तो फिर कॉनकेव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व जनरल जो इंडिफरेंस कर्व बनाते ही हैं वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉनकेव नहीं होता। हाँ, स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि दोनों गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और ये बात एक्सट्रीम सिचुएशन के तौर पे यहाँ पे लिख दी गई है कि अगर दो गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी MRS क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। और अगर गुड्स ऐसा है जो कि एक दूसरे का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो जब कंज्यूमर इंटरेस्टेड होगा एक गुड्स खरीदने में तो जाहिर सी बात है दूसरे गुड्स का भी क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे शू हो गया, लेफ्ट शू राइट शू हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर तो बंडल में ही परचेज करेगा ना उसको। क्लियर है? तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होना है? इस सिचुएशन में डिफरेंस कर्व का शेप कैसा होना है? इस सिचुएशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? तो याद रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अनडिफाइंड। यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं ये वाला नहीं, ये हो गया इन दिस केस द इंडिफरेंस कर्व विल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल बेंड विच इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इन द अदर वर्ड्स एल शेप्ड। किस शेप का होगा? यानी अगर दो गुड्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो ऐसे केस में जब तुम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे तो ये दोनों इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन, दोनों दोनों इंडिफरेंस कर्व जो है ना स्ट्रेट लाइन का शेप लेगा, और राइट एंगल पे बेंड होगा, यानी 90 डिग्री पे बेंड होगा। ठीक है, विच विल बी ए कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ये एल शेप्ड का आएगा। कैसा आएगा? एल शेप्ड का आएगा। और अगर एक दोनों गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उस केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अनडिफाइंड रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपने नोट कर लेना। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं कर सकते। और अगर दोनों गुड्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, तो वहां पे एल शेप्ड आएगा। एल शेप मतलब ऊपर वाई की तरफ भी बढ़ेगा, एक्स की तरफ भी बढ़ेगा, एल का शेप ले लेगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंडिफरेंस कर्व, हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। तो इससे इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चलो हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करके देख लेते हैं। IC1 IC2 इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे। अब चूंकि इंडिफरेंस कर्व की जहां तक हम बात करें, तो जो इंडिफरेंस कर्व है IC1 पे सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से A इज इक्वल टू बी होगा, और IC2 पे सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से A इज इक्वल टू सी होगा, है ना। अभी आपने एक चीज पढ़ा कि जो इंडिफरेंस कर्व हायर साइड होता है, ऊपर की साइड होता है, उस पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। यानी अगर IC1 और IC2 को कंपेयर करोगे तो B से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल C पे मिलेगा। जबकि ये दोनों इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि B और C दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। तो दो बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं कि B और C पे सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, B से सेटिस्फैक्शन लेवल, B के कंपैरिजन में C पे सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये निकल के आ रहा है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो वो पैराडॉक्स हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ए हाइयर इंडिफरेंस कर्व। एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व जो है ना, दाहिनी तरफ जो होता है ना, उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। क्या होता है उसमें? सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। और हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से। तो अभी हमने आपको लिख करके एक पॉइंट पे वाई को कांस्टेंट रखते हुए कैसे बहुत सारे इंडिफरेंस मैप पे एक ग्राफ लिया था। अभी इस फिगर को पिछले ही वाले में हमने देखा होगा, ये वाला। किसी एक पॉइंट पे तुम ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स का, वाई का सेम क्वांटिटी और एक्स का ज्यादा क्वांटिटी, है ना, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना, वो जो ऊपर की तरफ जो कर्व है उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। तो इंडिफरेंस कर्व याद रखना है, ऊपर की तरफ हाइयर साइड की तरफ जो इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होता है। फिर आ जाइए, इंडिफरेंस कर्व दोनों में से दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अगर दोनों एक्सिस को टच कर दिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि एक गुड्स जीरो हो गया या दोनों गुड्स जीरो हो गया। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो किसी एक पॉइंट पे एक गुड्स जीरो है, ठीक है ना। तो ये नॉट पॉसिबल। जब जीरो हो गया तो एक गुड्स का क्वांटिटी जीरो हो गया ना, तो दूसरा गुड्स सिर्फ एक ही गुड्स रह गया ना, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना। और इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी एक दो गुड्स का वो सारा कॉम्बिनेशन है ना, जिसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सेम सेटिस्फैक्शन हासिल करो। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन सारे कॉम्बिनेशन का जिसमें दो गुड्स का, जिसमें दो गुड्स बार बार क्या रहा है, दो गुड्स। तो जैसे ही किसी एक एक्सिस को टच कर गया, मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन जीरो। एक एक गुड्स का क्वांटिटी जीरो, तो एक गुड्स का क्वांटिटी जीरो हो गया तो फिर दो गुड्स रहा कहाँ? बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट लाइन, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक हमारा आएगा, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। बजट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, एक एक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक क्लास और जाएगा इसमें। आज के लिए इतना ही।